So, our next topic is factors affecting आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिंपल सा फंडा माइंड में रखिए कि जितना इजीली हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम है। उतनी क्या है? कम है। कितना इजीली हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको डिफ़िकल्टी क्या है, हटाने में डिफ़िकल्टी क्या है? जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है वो इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो सारी डिफ़िकल्टी यही है। अगर मान लो इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाए तो हमें कम एनर्जी चाहिए होगी, और अगर इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाए तो हमें ज़्यादा एंथैल्पी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो सिंपल सी बात है, वो सारे फैक्टर जो इनके अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं वो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ाएंगे, और जो सारे फैक्टर इनके अट्रैक्शन को कम करते हैं वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को कम करेंगे। राइट। सो पहली चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी कब? अगर इनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और कम कब होगी? जब इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एक एटम इतना छोटा है, इतना, और एक एटम मैं कहूँ इतना बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब आप मुझे बताइए किस केस में अट्रैक्शन ज़्यादा है? एक तो ये छोटा है और एक बड़ा है। किस केस में अट्रैक्शन ज़्यादा है? इन केस ऑफ स्मॉलर एटम द अट्रैक्शन इज मोर। तो यहाँ पे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए होगी इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे उनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का। और अट्रैक्शन की बजाय हम जो टर्म यूज़ कर सकते हैं वो जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिससे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा वो कम होगा, और कम होगा तो कम एनर्जी में इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हुआ साइज़ वाला फैक्टर। सेकेंड आता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जो अभी हम बात कर रहे थे। एक तो साइज़ पे डिपेंड करा, जितना बड़ा उतना हटाना आसान। सेकेंड फैक्टर आप देखिए, अगर मान लो इनके बीच में बहुत सारे शेल्स हैं, एक ये केस है और ये केस है जिसमें बहुत सारे शेल्स हैं, जैसे, तो जितने शेल, सपोज ये दूसरा एटम है, तो जितने ज़्यादा बीच में शेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा इनके बीच का शील्ड का काम करेंगे वो। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग उतना ही ज़्यादा इसको हटाना आसान। भाई ये आपका न्यूक्लियस है, लेट्स से दिस इज़ द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ये आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो एक केस है जिसमें यहाँ पे दो शेल्स रखे हैं, शील्ड का काम कर रहे हैं। तो उस केस में अब जैसे ये केस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे दो शील्ड्स रखी हुई हैं, तो इनके अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया है। और एक केस में मैं कहूँ कि एक ही शील्ड रखी हुई है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है। तो शील्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अट्रैक्शन कम, उतना ही हटाना आसान। और शील्डिंग जितनी कम होगी, शील्डिंग जितनी ज़्यादा उतना अट्रैक्शन कम, उतना हटाना आसान। शील्डिंग जितनी कम होगी उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ, उतना ही हटाना मुश्किल। एक और फैक्टर आता है आपका पेनिट्रेशन और इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज एक केस में आपको एस से इलेक्ट्रॉन हटाना है, सेम शेल में, एक पी में और एक डी में और एक एफ में। तो सबसे ज़्यादा क्लोज न्यूक्लियस के कौन होता है? सबसे ज़्यादा क्लोज एस है, तो एस से हटाना सबसे मुश्किल होगा, उसके बाद पी से, उसके बाद डी से, उसके बाद एफ से। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो उस केस में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका बोला जाता है? एस का। नाउ लेट्स से दिस इज एस, दिस इज पी, दिस इज डी। तो न्यूक्लियस के हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे क्लोज कौन होता है? एस ऑर्बिटल। तो यानी कि एस का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा, यानी एस वाले इलेक्ट्रॉन को हटाना सबसे ज़्यादा मुश्किल। राइट बेटा। नेक्स्ट वेक्टर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है कोई भी ऑर्बिटल अगर वो हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर कोई ज़्यादा स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑब्वियसली उससे इलेक्ट्रॉन हटाना क्या होगा? मुश्किल होगा। और कोई मान लीजिए कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल पे जाता है हटाने से, तो जल्दी जाना चाहेगा। ठीक है। सो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिसाइड करते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा? एटॉमिक साइज। अब अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक छोटा एटम है, सपोज करिए ये वाला, ये न्यूक्लियस है। मान लीजिए हमने सोडियम का ही एग्जांपल लिया है, एक सोडियम का केस लिया, एक रुबीडियम का केस लिया हमने। रुबीडियम का न्यूक्लियस ये है, सपोज ये न्यूक्लियस और ये इसका एटम है।
हमें पता है कि दोनों के ही आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट शेल की हम बात करें, बीच वाले की नहीं। अब देखो इनका इफेक्टिव जो अट्रैक्शन है, ये वाला अट्रैक्शन इनके बीच का किस में ज़्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन है। इसको हटाना मुश्किल होगा, इसको हटाना आसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मान लो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी डैश है, कौन ज़्यादा होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी डैश, ये ज़्यादा हुआ। तो जिसका साइज छोटा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर साइज ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी, लार्जर साइज स्मॉलर आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड दैट इज द रीज़न, यही एक रीज़न है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप अगर हम गए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए डाउन द ग्रुप जाने का, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और यही एक रीज़न है कि सीजियम इज द एलिमेंट हैविंग लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? सीजियम की। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? सीजियम की। एंड दैट इज़ द रीज़न सीजियम इज़ बीइंग यूज्ड इन फोटोकेमिकल सेल्स। हमने जहाँ पे फोटो सेल्स पढ़े थे ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स में कौन सा मेटल यूज़ में आता है? बहुत ज़्यादा सीजियम यूज़ में आता है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। सीजियम हैज़ मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे कम है, सबसे जल्दी लूज करेगा, सो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यू कैन से मोस्ट मेटालिक। एंड दैट इज रीजन सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स में ये काम आता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? सो जितना साइज बड़ा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। सो वन फैक्टर वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट्स अबाउट एटॉमिक साइज। द सेकंड फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने बहुत बार ये टर्म सुना है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए हम किसी भी एटम का केस लेते हैं, दिस द न्यूक्लियस, और ये मान लीजिए बहुत सारे शेल्स हैं, और ये क्या है? आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। अभी बीच वाले शेल किसका काम करेंगे? दे एक्ट एज अ शील्ड, एक शील्ड का काम करेंगे इन दोनों के अट्रैक्शन में। ठीक है, शील्ड का शील्डिंग, तो जो ये शील्ड का काम करेंगे तो इनके इफेक्ट को क्या बोला जाता है? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ द इंटरवेनिंग orbitals act as a shield, right, in between, in the attraction between nucleus and outermost shell electron, राइट। जो इंटरवेनिंग शेल्स हैं वो शील्ड का काम करते हैं किसके बीच में? इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के बीच में। सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है बेटा? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको बोला जाता है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा शेल्स है तो ज़्यादा शेल का, सिर्फ शेल्स ही नहीं, नॉट ओनली ऑन द नंबर ऑफ शेल्स, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द शेल ऑल्सो। ये जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसको मेज़र करते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट से। हम इसको क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट
or screening, both are same, is measured as स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो जेड इफेक्टिव क्या हुआ बेटा, जेड जो न्यूक्लियर चार्ज है वो माइनस सिग्मा स्क्रीनिंग। भाई बीच में शील्ड का काम कर रहे हैं, ये वाले शील्ड का काम कर रहे हैं, तो जो शील्ड का काम कर रहे हैं उसके अलावा ये तो शील्ड का काम कर रहे हैं, तो इसके माने इनसे बच के जो इस तक अट्रैक्शन पहुंचेगा वही तो जेड इफेक्टिव हुआ। तो शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अगर हम न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि आउटरमोस्ट शेल तक पहुंचेगा। सो दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z is nuclear charge and the sigma is screening constant और shielding constant, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ना, सिग्मा डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करता है, पहला नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल्स, सेकेंड वन कि कितना ज़्यादा शेल्स है उतना ही ज़्यादा शील्डिंग। जो इसका मेन फैक्टर है वो होता है नेचर ऑफ सब शेल्स, क्योंकि सिग्मा का ऑर्डर क्या है, देखो सबसे ज़्यादा होता है एस के लिए, उसके बाद पी के लिए, उसके बाद डी के लिए, उसके बाद एफ के लिए। मैंने आपको बताया भी था, देखो एस का शेप ऐसा है, मान लो ये न्यूक्लियस है, सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर रखा हुआ है। इन दोनों का अट्रैक्शन अगर है तो बीच में अगर एस ऑर्बिटल है तो एस इज लाइक दिस, तो देखो एस कितना अच्छा शील्ड का काम कर रहा है, बिल्कुल बचा लेगा। अब ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, सो ये बहुत अच्छा शील्ड का काम करता है, एस पी ऐसे। अब बताओ पी इस इलेक्ट्रॉन के पास उसका अट्रैक्शन अब बढ़ेगा, पी का शेप ऐसा है, डी ऐसा है और भी बढ़ेगा, और एफ तो ऐसा है और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी होती है बेटा, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, दैट इज़ द सिग्मा ऑर्डर, मानी शील्डिंग कांस्टेंट का ऑर्डर है। तो जितने ज़्यादा एस ऑर्बिटल्स होंगे इंटरविनिंग उतना ही ज़्यादा इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। एफ का तो हमने देखा भी था, जैसे हमने एटॉमिक साइज में ट्रेंड्स देखे थे, हमने गैलियम और एल्यूमिनियम में साइज़ का डिफरेंस देखा था। तो वो सारी जो अनॉमलीज़ हैं, सारी एक्सेप्शंस हैं, वो शील्डिंग इफेक्ट पे बेस्ड हैं, राइट। सो दैट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आता है थर्ड फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का सबसे ज़्यादा होता है एस में, पी में, उसके बाद डी में और उसके बाद एफ में। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसका होता है, एस का, बिकॉज एस इज मोस्ट क्लोज टू न्यूक्लियस, एस ऐसे है तो सबसे ज़्यादा एस वाले इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो डिपेंड करेगी पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा एस के लिए, अगर एन सेम है, इफ़ एन इज सेम तो सबसे ज़्यादा एस के लिए होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद पी के लिए, उसके बाद डी के लिए और उसके बाद एफ के लिए। दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। शील्डिंग में हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा के इन्वर्सली है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा रिमूव करना, और जितना सिग्मा ज़्यादा होगा उतना कम होगा जेड इफेक्टिव, उतना आसान होगा हटाना। तो स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा उतना हटाना आसान, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा उतना हटाना मुश्किल। ये हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका बेटा फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। सो वी नो दैट हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स have are stable
वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो उनसे इलेक्ट्रॉन हटाना क्या होगा, मुश्किल। सो डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, उनसे इलेक्ट्रॉन हटाना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। क्यों है मुश्किल, क्योंकि पहले ही वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो हम कह सकते हैं अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन हटाना क्या है, मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन हटाना क्या होगा, उससे मुश्किल होगा, ठीक है। सो इसके हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सोडियम से गए मैग्नीशियम पे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से हम चले गए सिलिकॉन, आफ्टर दैट फास्फोरस, आफ्टर दैट सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो देखो ट्रेंड देखना एक बार, एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, बट ये रेगुलर ट्रेंड नहीं है, मतलब इन दोनों के हिसाब से तो ये बढ़ना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे कुछ अनॉमली आती हैं। अनॉमली कैसे आएंगी, सबसे कम आयनाइजेशन, जैसे सपोज मैं इसका ट्रेंड ड्रॉ करती हूँ, ऐसे है, दिस साइड आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस साइड एटॉमिक नंबर। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी सोडियम की, सबसे कम। सोडियम से ज़्यादा हुई मैग्नीशियम, सरप्राइजिंगली मैग्नीशियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम की, बट मैग्नीशियम से कम हो गई एल्यूमिनियम की। ऐसे एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो गई फिर सिलिकॉन की, ठीक है। एल्यूमिनियम से ज़्यादा किसकी हो गई बेटा, सिलिकॉन की, और फिर सिलिकॉन से ज़्यादा हो गई फास्फोरस की, दिस इज सिलिकॉन। सिलिकॉन से ज़्यादा किसकी हो गई है, फास्फोरस की। फास्फोरस से कम हो गई, फास्फोरस से कम हो गई है सल्फ़र की, और फिर सल्फ़र से ज़्यादा हो गई क्लोरीन की, और फिर सबसे ज़्यादा हो गई आर्गन की। सो दिस इज़ सोडियम, दिस इज़ मैग्नीशियम, दिस इज़ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड नियॉन। तो क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए डिस्कस करने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि इट शुड इंक्रीज़ कॉन्टीन्यूसली, इसको तो इंक्रीज़ ही करना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक तो अनॉमली हमें मिली है यहाँ पे, एक हमें अनॉमली मिली है यहाँ पे, और नियॉन की सबसे ज़्यादा क्यों है। इन 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये दोनों रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम या फास्फोरस सल्फर वाला केस है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, वाई। इसका पॉइंट डिस्कस करते हैं पहले हम लोग। मैग्नीशियम की हम बात करें सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, नियॉन 10 एंड आफ्टर दैट 3s2, राइट। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का देखिए, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, नियॉन 10 3s2 3p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप सोचिए यहाँ पे एक ऐसा शेल है जो फुली फिल्ड है, एस एटलीस्ट सब शेल पूरा भरा हुआ है, और यहाँ P1 है, पूरा भरने के बाद P1 है। P1 तो ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुली फिल्ड है, एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। बट अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये क्या एक्वायर करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये ऑलरेडी स्टेबल में, अगर एक लूज़ करेगा तो अनस्टेबल। सो मान लीजिए मैग्नीशियम से हम लेके जाते हैं मैग्नीशियम पॉजिटिव, तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 10 3s2 से चला जाएगा नियॉन 10 3s1, ठीक है बेटा। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। दूसरा केस हुआ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से हम गए एल्यूमिनियम पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे है नियॉन 10 3s2 3p1, और यहाँ पे क्या है, नियॉन 10 3s2 3p0। अब देखो ये स्टेबल है, तो यहाँ ऑलरेडी स्टेबल था, स्टेबल से किधर जा रहा है, अनस्टेबल।
और यहाँ अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रही हूँ, से किस पे जा रहा है, स्टेबल। तो स्टेबल से अनस्टेबल पे जाना चाहेगा कोई भी। आप एक अच्छे खासे प्रोफेशन में है, अच्छे खासे जगह है, सेटल्ड है, तो क्या आप ऐसी जगह मूव करना चाहेंगे जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी पे ही डाउट हो? कभी भी नहीं चाहेंगे, राइट बेटा। तो दिस इज़ ऑलरेडी स्टेबल एंड दिस इज़ अनस्टेबल, दिस इज़ अनस्टेबल एंड गोइंग टू स्टेबल। तो अनस्टेबल से स्टेबल तो सब लोग जाना चाहते हैं। तो दिस इज़ वेरी ईजी बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न ionization enthalpy 1, ionization enthalpy 2. So ionization enthalpy 1 of magnesium is greater than ionization enthalpy of 1 of aluminium. So that is the reason कि ionization enthalpy 1 of magnesium is greater than that of ionization enthalpy 1 of aluminium. Right बेटा। अब हम इसमें ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि इसमें ionization enthalpy के ट्रेंड्स क्या होंगे along the group, along the period. So next is trends in ionization enthalpy. First one is along the group. Although directly indirectly we already talked about the trends. Along the group का मतलब हुआ down the group. As you go down the group, आपने आपकी पीरियोडिक टेबल को आपने देखा है कि जितना हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, देखिए दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल, जितना हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, जेड इफेक्टिव कम होता है। सो ऑब्वियसली दोनों ही फैक्टर फेवर करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, पहला फैक्टर। देखो पहली चीज़ तो अलॉन्ग द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करती है, उसका रीज़न है ये, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड द सेकेंड फैक्टर इज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। सो बोथ द फैक्टर्स फेवर कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेकेंड ट्रेंड इज अलॉन्ग द पीरियड। As we already talked about, along the period what happens, along the period का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो along the period क्या होगा आपका, जैसे सेकेंड पीरियड क्या ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, इट वो सेकेंड पीरियड। ये कौन सा पीरियड था, सेकेंड पीरियड था। एक बार फर्स्ट पीरियड हम देख लेते हैं। सो अलॉन्ग द पीरियड अगर हम देखें तो नॉर्मली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। अगर हम अलॉन्ग द पीरियड चलते हैं तो हमें पता है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज होना चाहिए। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज भी होता है विद सम अनॉमलीज मीन्स सम एक्सेप्शंस, राइट। जैसे हम बोरोन सेकेंड वाला पीरियड लेते हैं, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। तो दो अनॉमलीज आपको देखने के मिलेंगी, बेरिलियम से बोरोन, एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, और नियॉन का सबसे ज़्यादा होता है। नियॉन का सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि नोबल गैस है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो देखो लिथियम की अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ देखते हैं, सो दिस साइड वी आर हैविंग एटॉमिक नंबर and this side we are having ionization enthalpy. Least one is what, lithium. लिथियम से गई बेरिलियम बढ़ा, बेरिलियम से बोरोन कम हुआ, बोरोन से कार्बन फिर बढ़ गया, कार्बन से नाइट्रोजन बहुत अच्छे से बढ़ा, नाइट्रोजन से कम हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन, और फ्लोरीन से बहुत ज़्यादा नियॉन। सो दिस लिथियम सबसे कम है क्योंकि लेफ्ट सबसे बड़ा साइज़ है लिथियम का। फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। सो ये वाली अनॉमली एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था। सो बेरिलियम और बोरोन का वही केस है जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का है। अब मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का केस डिस्कस करती हूँ, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का वैसा ही केस है बेटा जैसा आपका फॉस्फोरस और सल्फर का केस था। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग। दिस इज़ नाइट्रोजन एंड दिस इज़ ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आ गया हीलियम 2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, फाइन।
ये ऑलरेडी स्टेबल है, 2p3 हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड, एंड दिस वन इज partially filled and this one is partially filled. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो n पॉजिटिव बनाएगा, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p2. सो दिस इज ऑलरेडी स्टेबल. ये स्टेबल से कहाँ जा रहा है, अनस्टेबल पे. और ये देखिए अनस्टेबल से कहाँ जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1s2 2s2 2p3 स्टेबल हाफ फिल्ड. तो स्टेबल से अनस्टेबल जाना कोई भी नहीं चाहेगा, बट अनस्टेबल से स्टेबल जाना चाहेगा. एंड दैट इज द रीजन ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, जो कि उल्टा होना चाहिए था. In the next video we'll discuss some more problems based on ionization enthalpy.